नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पहलवान जंतर मंतर पर जमे हुए हैं, डटे हुए। पिछली बार सरकार ने उन्हें 3 दिनों में मना लिया था। ये दूसरी बार आए हैं। पिछली बार जब वो आए थे तो 3 दिन में सरकार ने मना लिया था, फिर वो चले गए थे, वापस चले गए थे। लेकिन इस बार 3 नहीं 6 दिन हो चुके हैं और उसके बाद भी जंतर मंतर पर वो जमे हुए हैं। जहां एक तरफ पहलवानों ने अपने रुख को और कड़ा किया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के रुख में भी नरमी नहीं दिख रही। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि धरने पर बैठने के बजाय किसी भी थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते थे, इस पर कोई रोक नहीं। आइए सुनते हैं खेल मंत्री का क्या कहना। देखिए, पिछली बार भी मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले। मैं भी कई घंटों तक, 1 दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला। उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया। और अवसर देने का मतलब यह है कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें। जब ये कमेटी बनी, उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज्यादा तादाद में रखा गया, और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है, और सबको अवसर दिया गया। अब उस ओवरसाइट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी, वो पूरी रिकमेंडेशंस में जो एक पार्ट है उसमें यह भी था कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो इनकी मांग भी थी खिलाड़ियों की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने वो अधिकार दे दिया। पहले भी ऐसा ही होता था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती थी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, एडहॉक कमेटी। अब वो एडहॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ये पूरी कमेटी वहाँ पर सिलेक्शन हो, टूर्नामेंट का आयोजन हो, उसको लेकर निर्णय हो, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, सारे कदम उसी दिशा में है। एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक एफआईआर की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी, या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि पहलवानों के धरने से देश की बदनामी हो रही है। उन्होंने गुरुवार को यह बयान दिया था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इसलिए ना हमारा एथलेटिक कमीशन है, वो लोग पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना। तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, instead of coming to us they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. खिलाड़ियों ने इस पर क्या कहा वो आपको आगे जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज खिलाड़ियों के समर्थन में कई और खिलाड़ी उतर आए हैं। सुबह से ही सोशल मीडिया पर कई नामचीन खिलाड़ियों ने धरने पर बैठे खिलाड़ियों के प्रति समर्थन और सहानुभूति दिखाई है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने अपने खेल में देश का नाम रोशन किया है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये कोई राजनीति से प्रेरित खिलाड़ी हो सकते हैं या इनके पीछे किसी का हाथ है, क्योंकि जो लिस्ट है वो जब मैं बताना शुरू करूंगा तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये तो बहुत ही सीरियस बात है। इन्होंने भी पहलवानों के समर्थन में अपनी बात सार्वजनिक की है। कौन है ये खिलाड़ी, आपको जरा स्क्रीन पर दिखाएं। सबसे पहले ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा, मुक्केबाज निखत जरीन, क्रिकेटर कपिल देव, क्रिकेटर हरभजन सिंह, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, हॉकी स्टार रानी रामपाल। और ये आज इन सब लोगों ने इन पहलवानों का समर्थन किया है अलग अलग माध्यम से। अब देखते हैं किसने प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के पक्ष में क्या कहा है।
एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने ट्विटर पर बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे खिलाड़ियों को न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर देखकर मुझे दुख होता है। जरा फुल फ्रेम चले जाते हैं ताकि आपको ठीक ठीक दिखे उन्होंने क्या बोला। उन्होंने हमारे महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने और हमें गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। एक राष्ट्र के रूप में हम प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो खिलाड़ी हो या कोई और, की अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार। जो हो रहा है वो कभी नहीं होना चाहिए। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इससे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटा जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इतना स्पष्ट बयान। सरकार ने क्या कहा, पीटी उषा ने क्या कहा, वो हमने आपको पहले सुना दिया। लेकिन खिलाड़ी एक के बाद एक बाहर आकर के क्या कह रहे हैं वो आपको हम अब बता रहे। ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, खिलाड़ी के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। भारतीय कुश्ती प्रशासन में उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में हमारे एथलीटों का सड़कों पर उतरकर विरोध करना बहुत चिंताजनक है। मैं उन सब के साथ हूं जो इससे प्रभावित हुए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मुद्दे का हल सही तरीके से निकाला जाए और एथलीटों की चिंताओं को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सुना जाए। हमें सभी एथलीटों के विकास के लिए एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। तीसरा बड़ा नाम, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार सोना जीतने वाली मुक्केबाज निखत जरीन, उनकी तरफ से बयान आया और उन्होंने ये कहा, हमारे ओलंपिक और विश्व विजेताओं को इस हाल में देखकर मेरा दिल टूट गया। खेल से जुड़े लोग गौरव और सम्मान लाकर देश की सेवा करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जय हिंद। मशहूर क्रिकेटर और 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि क्या इन्हें कभी न्याय मिलेगा। क्रिकेटर हरभजन सिंह, उन्होंने लिखा, साक्षी विनेश भारत के गौरव हैं। ये देखकर मुझे काफी दुख हुआ कि जो खिलाड़ी भारत के गौरव हैं उन्हें सड़कों पर उतरकर न्याय मांगना पड़ रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें न्याय मिले। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे चैंपियंस, जिन्होंने देश का बड़ा नाम किया है, झंडा लहराया है, हम सबको इतनी खुशियां दी हैं, उन्हें आज सड़क पर आना पड़ा। बड़ा संवेदनशील मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उम्मीद है खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, उनका बयान क्या है आपको वो सुना। एक एथलीट, उससे भी ज्यादा एक महिला के रूप में ये देखना बहुत मुश्किल है। उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और हम सभी ने उन पर, उनके साथ जश्न मनाया। यदि आपने भी ऐसा किया है तो अब समय आ गया है कि उनके साथ मुश्किल के समय में खड़े हों। वो पहलवानों की बात कर रही हैं। ये बेहद संवेदनशील मामला है और गंभीर आरोप है। उम्मीद है आज नहीं तो कल इन्हें जरूर इंसाफ मिले। हॉकी स्टार रानी रामपाल धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में उतरी हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, अपने साथी खिलाड़ियों को इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा। पहलवानों ने अपने परिश्रम से देश के लिए कई मेडल्स जीते हैं। पहलवानों के साथ उचित न्याय होना चाहिए। वहीं इन सब के बीच इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार कहा कि वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। लेकिन पहलवान जंतर मंतर के अखाड़े पर जमे हुए हैं। उनका कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। उनका कहना है कि बृजभूषण को सभी पदों से हटाया जाए। पहलवानों का यह भी कहना है
कि उनको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं। क्या कहा पहलवानों ने, आइए सुन। राहत है, खुशी है? नहीं सर, खुशी तो क्या होगी, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है। ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है हमारी लड़ाई का। जो FIR पहले दिन हो जानी चाहिए थी, या जो FIR कमेटी के वाले लोगों को करवानी चाहिए थी, वो FIR के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा सा एक उम्मीद जग रही है कि हाँ, हमें न्याय की तरफ हमारा कदम बढ़ा है। न्यायपालिका हमारा सुन रही है, हमारा सम्मान कर रही है, वो समझती है महिलाओं का मुद्दा। तो वही है कि थोड़ा सा साक्षी आप कल न्यूज़ ने जो बयान दिया था उसका मैंने आपको रोते हुए देखा। ये आपको बतौर खिलाड़ी उनका बयान में आपत्ति? देखो, बड़ा दुख हुआ कल। जैसे हम स्ट्रांग होके लड़ रहे हैं यहाँ, और फिर एक खिलाड़ी, वो भी महिला खिलाड़ी होते हुए, उन्होंने एकदम ऐसा बयान दिया तो निराशा हुई। बहुत ऐसे इमोशनल भी हुआ कि महिला खिलाड़ियों के, एक महिला खिलाड़ी का दर्द नहीं समझा उन्होंने। तो जो कि हम बचपन से उन्हें फॉलो करते आए हैं, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया। शायद उनको अभी पद मिला हुआ है, उसके प्रेशर में है वो, क्योंकि जब वो खिलाड़ी थे खुद उन्होंने अपनी एथलेटिक फेडरेशन से लड़ाई की थी, उनके खिलाफ विरोध किया था। तो अभी पद मिलने के बाद सडन उनको क्या हो गया है? तो अभी आपको लगता है कि, क्योंकि मैंने विनीश से 2 दिन पहले जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ FIR से हम मानते नहीं हैं, जब तक वो उन अरेस्ट नहीं होते हैं या सांसदी उनकी नहीं जाती है, उनको नहीं हटाया जाता है, तब तक आप नहीं मानेंगे। आपका ये स्टैंड अभी भी है और ये अगले 7 दिन रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल स्टैंड यही है। और जो विनेश ने बोला वही बात है कि उन्होंने इस्तीफा दो, और अगर फिर निष्पक्ष जांच हो, अगर वो क्लीन निकलते हैं तो वो वापस अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस्तीफा तो देना चाहिए उनको। और ये जो कहा जा रहा है कि कुश्ती संघ को लेके आप लोगों को शिकायत थी, उस पॉलिटिक्स से आपको नहीं लेना देना? कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से, या आप लोग चाहते थे कि कोई और हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी? हमारी लड़ाई तो सबसे पहले यही थी। हम इतनी गंदगी में नहीं घुसना चाहते थे, इतने आगे हम बढ़ना ही नहीं चाहते थे। हमने सिर्फ एक मांग की थी कि हमारा जो रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट वो चेंज किया जाए, कोई और बिठाया जाए जो समझ सके। तो वो भी बात नहीं मानी गई, तो इसीलिए हमें इतनी आगे तक बढ़ना पड़ा। अभी 7 दिन क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा अगले 7 दिन? कुछ नहीं सर, इधर ही बैठे हैं हम, इधर ही सो रहे हैं, इधर ही खा रहे हैं। कोई प्लान नहीं है अभी। जितना लेकिन जो आपको अभ्यास करते देखा वो बड़ा डेंजरस है। आज चोट भी लगी संगीता को। बिल्कुल डेंजरस है, लेकिन ऑप्शन क्या है सर हमारे पास में? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारा बिल्कुल कदर नहीं करती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, और पुलिस को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये एक विश्वास है, या उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देश के लोग हमारे साथ में हैं। ये क्या परिवार? विनेश, आपका ये भी बयान देखा, ये क्या खबर है कि आपने सुना कि कई लोग धमकी दे रहे हैं? आपके जो ये लोग हैं, फॉर्मर कोचेज हैं, जिन लोगों को हम लोग जानते भी हैं। मेरे को खुद धमकी मिली हुई है सर उन्हीं आपको? मेरे को खुद टोक्यो के बाद में जब प्रधानमंत्री जी से मैं मिली थी, मैंने उनकी शिकायत की थी ब्रजभूषण की। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली, मेरे को इतना पुश किया गया कि नेता से मिलो, नहीं तो तुम लखनऊ कैंप में रहते हो, पंगा लेना ठीक नहीं है, इतने बाहुबली हैं और मरवा देंगे, कैरियर ख़त्म कर देंगे। अभी अब आगे क्या होगा विनीश? यहाँ से 7 दिन आगे क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बुलाया है दोबारा, आप? कुछ नहीं होगा सर, हम तो बैठे हैं इधर ही। ट्रेनिंग एक टाइम कर पा रहे हैं, कर लेंगे, और जिंदा तब तक जैसे पहलवान हैं, उन पहलवानों से आप लोग जानते हैं हम लोग किस तरह से फॉलो करते हैं इसको, और उम्मीद करते हैं कि आपसे ओलंपिक्स एशियाड में हम मेडल देखें। देखो सर, उम्मीद तो हमारी भी वही है। ये नहीं थी हमारी कि हम लड़ाई करके हम अपने घर पे बैठ जाएंगे, और हम शहीद कहलाने के लिए यहाँ पे आए थे। सही बताऊँ तो सिर्फ इसीलिए आए थे कि हमारा भी एक जो कैरियर, मेरा भी खुद का बचा हुआ है, वो भी मैं बिल्कुल फ्री माइंड से होकर मैं खेल सकूँ। 2 ओलंपिक्स में मैं जा चुकी हूँ। अगर ये बंदा यहीं पर रहा ना तो मैं नहीं खेल सकती ओलंपिक्स, मैं नहीं जीत सकती वो ओलंपिक्स, मुझे पता है। वहीं जिनके ऊपर ये सब आरोप लग रहा है, बृजभूषण शरण सिंह, जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी और WFI के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से एक सफाई सामने आई जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूं, न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। दरअसल कल ही बृजभूषण शरण सिंह ने थोड़ा कविता गा करके भी अपनी बात कही थी, तो आज फिर उन्होंने बयान दिया। और मैंने हर नियम कानून को माना था, और इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए
सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया। और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूं। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, आईओ ने जो जांच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया। अब मैं इसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है। मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूं और बेहद प्रसन्न हूं। और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, एफआईआर लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि एफआईआर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और एफआईआर लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। तो ये आपने देखा खिलाड़ियों का क्या कहना है, आपने सुना बृजभूषण शरण सिंह का क्या कहना है। मामला अब अदालत में चला गया है। अदालत ने कहा है कि अदालत में ये कहा गया है कि इसमें एफआईआर करा लेते हैं। खिलाड़ियों का ये कहना है कि हमें एफआईआर पर भरोसा नहीं है। इस सब के बीच में आपको आइए ये दिखाते हैं कि जो प्रदर्शन चल रहा है वहां पर पहलवान कर क्या रहे हैं। पहलवान अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इनको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। उम्मीद है कि आगे वो खेलें ताकि परफॉर्मेंस खराब ना हो। सुबह ये उठ करके वहीं रहते हैं और सुबह उठ करके वार्म अप भी वहीं करते हैं। इनकी नजर आगे के मुकाबलों पर भी है और इन्हें भरोसा है कि वो जीत कर यहां से जाएंगे और आने वाले मुकाबलों में भी जीतेंगे। कैसे मेहनत होती है, मेडल कैसे आते हैं, जो बैठे बैठे कुछ भी बोल देते हैं। ये देखिए कैसे मेडल आते हैं। एसी में बैठने से मेडल नहीं आते, एसी में बैठने मेडल नहीं आते। ये देखिए कैसे मेडल आते हैं। तो देखा आपने खिलाड़ी किस तरीके से अभी भी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये लड़ाई अभी भी आगे जारी है। सच क्या है और गलत क्या है, अब ये मामला अदालतों में है। एक कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें चीजें पता रहेंगी, चलेंगी ढंग से। लेकिन क्या इस तरीके से, और एक मूल प्रश्न है और वो यही है कि क्या इस तरीके से कोई भी देश अफोर्ड कर सकता है कि उसके खिलाड़ी जो हैं वो व्यवस्था के खिलाफ आकर के खड़े हो, सड़कों पर सोएं, सड़कों पर धरना दें, प्रैक्टिस करें? क्या ये सही है? सच्चाई क्या है उस पर यहां पर कमेंट्री हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ बोला जा रहा है, प्रशासन की तरफ से कुछ बोला जा रहा है, खिलाड़ी कुछ और कह रहे हैं। हम जज और ज्यूरी नहीं हैं, जो हैं वो जल्दी से इस पर निर्णय सुनाएं, क्योंकि ये हमारे खिलाड़ियों की जगह, जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी जगह सड़क नहीं, फुटपाथ नहीं, उनकी जगह वो रिंग है, वो मैदान है जहां पर वो अपनी प्रैक्टिस करें और देश का नाम रोशन करें। मनीषा मल्होत्रा जी हैं, पूर्व टेनिस खिलाड़ी, उनसे हमने इस पूरे मसले पर बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जांच जो होनी चाहिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट और फेयर जांच होनी चाहिए। आज खिलाड़ी है, कल कोई खिलाड़ी के साथ भी नहीं होए। जो भी ये आरोप है सेक्सुअल हरासमेंट, ये बहुत सीरियस आरोप है और जो भी कोई बोलेगा इसको बिल्कुल जांच करना चाहिए और बिल्कुल फेयरली असेस करना चाहिए। जैसे कि कोई बड़े लोग से कोई किसी को भी कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कि उन पे कुछ दबाव है, कुछ प्रेशर है कि वो कुछ ट्रूथ से अलग देख, जो सच है वो उससे अलग कुछ बोले। ये बहुत खराब चीज है। और जो स्पोर्ट्समैन है और जहां अब स्पोर्ट्समैन के जो फेडरेशन या पावर में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनकी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो भी एथलीट आए उनको सेफगार्ड करें और उनको एक एवेन्यू होना चाहिए। अगर उनको सिखाना जाना चाहिए जो ये क्या होता है, कैसे क्या कर सकते हैं अगर उनके साथ कुछ खराब ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट के चीज होते हैं।
स्पोर्ट्स सीन में हो रहा है, कल कॉर्पोरेट में होगा, वहां जो कर रहे हैं लोग वो फायदा तो उठा ही रहे हैं उनका पोजीशन का। जो भी पावर, जिसके पास भी पावर है और जो ये चीजें कर रहे हैं वो कहाँ भी हो वो तो फायदा तो उठा ही रहे हैं। मुझे लगता है कि जो फेडरेशन है उनको पहले जो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स है उनको मिक्स करना उतनी अच्छी चीज नहीं है। और जब पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स मिक्स हो जाते हैं तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और स्पोर्ट्स एक बहुत प्योर चीज है और स्पोर्ट्स में हम बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं जो लाइफ के लेसन्स हो, और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना चाहिए। आइए रुक करते हैं एक और खबर का। हेट स्पीच पर कार्रवाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। इससे पहले कई बार हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तीखी और तल्ख टिप्पणी की, लेकिन आज आदेश दिया। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच के खिलाफ स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो कोग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करने का आदेश दिया है कि आप इंतजार मत कीजिए कि कोई आपके पास आएगा और शिकायत लिखवाएगा तब आप कार्रवाई करेंगे। अब बर्डन आपके ऊपर है कि जैसे ही कोई मामला हुआ स्वतः कार्रवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए धर्म की परवाह किए बिना गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दिया था, लेकिन अब यह आदेश सभी राज्यों को दिया गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि हेट स्पीच राष्ट्र के ताने बाने को प्रभावित करने वाला एक गंभीर अपराध है, क्राइम। यह हमारे गणतंत्र के दिल और लोगों की गरिमा को प्रभावित करता है। जाति, समुदाय, धर्म के बावजूद किसी को भी कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब इस मामले की सुनवाई 12 मई को होगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार कड़ी टिप्पणी दी। वहीं इससे पहले 30 मार्च को, बहुत ज्यादा पहले नहीं जाएंगे क्योंकि लगातार यह मामला सामने आया, लेकिन हाल फिलहाल की बात बता दें, 30 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने मामले में महाराष्ट्र सरकार के रवैये को लेकर यह कहा कि राज्य नपुंसक है, वे समय पर काम नहीं करते हैं। जब राज्य ऐसे मसलों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का मतलब क्या है। अब आप सोचिए कितनी गंभीर टिप्पणी, और आज आदेश आ गया। वहीं 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी धर्मों का एक साझा दुश्मन है और वो दुश्मन है नफरत। इस नफरत को अपने मन से निकालिए, आपको फर्क दिखेगा। हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान सनातन है, हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। बहुत गंभीर बातें बोली हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले टिप्पणी दी और अब आदेश दिया है जो कि पूरे देश भर में लागू करने की बात की। अब देखना यह है कि ये जो सुप्रीम आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट से नफरत के खिलाफ, क्या इससे थमेगी हेट स्पीच। फैजान मुस्तफा साहब संविधान विशेषज्ञ हैं, वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। स्पीच जो है, जाहिर है कि किसी भी जनतंत्र के लिए और किसी भी समाज के लिए एक बहुत ही बुरी चीज है। संविधान में प्रीएम्बल में हमने बहुत जिक्र किया सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का, लेकिन एक शब्द प्रीएम्बल में आया है फ्रेटर्निटी, बंधुता। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में प्यार बढ़े और भाईचारा बढ़े और बंधुता बढ़े, ब्रदरहुड और सिस्टरहुड बढ़े, तो फिर जाहिर है कि हमें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे लोगों का दिल टूटे। कहते हैं कि अगर कोई शरीर पर जख्म लगे वो जख्म भर जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चुपती हुई बात कही जाए जो बात दिल को लग जाए वो जख्म कभी भरता नहीं। समाज में डिवीजन क्रिएट करने की वजह से इंडियन पीनल कोड में अमेंडमेंट कर सेक्शन 153A और 153B रखे गए,
ताकि हेट स्पीच से डील किया जा सके। इधर चंद सालों में समाज में कुछ इस तरीके का माहौल बना, खास तौर से कुछ राजनेताओं ने और कुछ धार्मिक नेताओं ने इस तरीके की बात कही है कि जिससे लगता है कि समाज का ताना बाना तार तार न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का आज के जजमेंट पे मैं समझता हूं कोई बहुत उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बात कि एफआईआर रजिस्टर हो ये कोई फेवर नहीं। हमने इतना बार नीचे कर दिया कि इस बात पे हम खुश हों कि अब अगर कोई घृणा की बात करेगा, नफरत की बात करेगा, तो उसके ऊपर एफआईआर होगी। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट लॉ एफआईआर के बारे में सालों पहले ले डाउन कर चुका है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार नहीं करेगा। और अगर एफआईआर रजिस्टर होने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये कहा गया कि आप उसको एसएसपी को भेज दें, क्योंकि एफआईआर तो नीचे रजिस्टर होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर और एसएचओ के यहाँ। मैं समझता हूं कि ये बार को उठाने की जरूरत है। सिर्फ एफआईआर होने का मतलब ये नहीं है कि सजाएं होंगी, क्योंकि मुकदमा चलने की प्रोसेस लंबी है। सरकार की रजामंदी और सैंक्शन लेना जरूरी होती है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें हेट स्पीच में सरकार ने परमिशन ही नहीं दी कि मुकदमा चलाया जाए और मजिस्ट्रेट ने उसकी वजह से उस केस को खत्म कर दिया। एफआईआर का मतलब है सिर्फ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंफॉर्मेशन मिल गई कि कोई कॉग्निजेबल जुर्म हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि दोषियों को सजा होगी। कितने मुकदमे साला साल चलते रहते हैं और सजाएं नहीं होती। इसलिए मैं आज के जजमेंट का स्वागत करता हूं। पहले ये 2-3 राज्यों के बारे में था, अब ये पूरे देश के सारे राज्यों के बारे में हो गया। पहले जो 2022 का ऑर्डर था चंद राज्यों के बारे में, उस ऑर्डर के बाद भी उन राज्यों में इस तरह की हेट स्पीच के मामलात सामने आते रहे और अभी भी आते रहेंगे। एफआईआर होने के डर से समाज से घृणा समाप्त नहीं होगी। मैंने बार बार कहा है कि देखिए, अगर समाज में घृणा है तो उसमें अमृत मिलाइए, उसमें प्यार बढ़ाइए, समाज लोगों को वैल्यू करे। हम देश के किसी भी नागरिकों के वर्ग के विरुद्ध अगर घृणा फैलाएंगे तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। ये देश सद्भाव का देश है। ये देश जो पूरी धरती को अपना परिवार समझता है, वो अपने ही परिवार वालों के विरुद्ध इस तरीके की बात करे, इससे हम राष्ट्र हित को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन इस निर्णय से देश में घृणा समाप्त होने वाली नहीं। अगर घृणा समाप्त करनी है तो सरकार को आगे आना पड़ेगा, मीडिया को आगे पड़ेगा, एनजीओस को आगे आना पड़ेगा, धर्मों को आगे आना पड़ेगा। धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है, धर्म के नाम पे जो घृणा होती है, वो समाज के लिए बहुत घातक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, ये बहुत ही माननीय है और बहुत ही अच्छा फैसला है और सारे देश पे लागू कर दिया गया है। जो चीज पहले निर्णय दिया था जिसके तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पे ये हेट स्पीच के विषय में लागू किया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जहां कहीं भी घृणा हो स्पीच में, जो किसी कम्युनिटीज के बीच में घृणा पैदा करे या धर्म के आधार पर घृणा पैदा करे, दुश्मनी पैदा करे लोगों के बीच में, उस पे वहां की जो पुलिस है अपने आप सुओ मोटो त्वरित कार्रवाई कर सकती है। और ये बहुत अच्छी बात है। किसी का आपको इंतजार नहीं करना है कि कोई एफआईआर करेगा, कोई पुलिस कंप्लेंट करेगा। पुलिस को वेट करने की जरूरत नहीं है और फौरन इस पर त्वरित कार्रवाई करके वो इसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारी कार्रवाई चालू कर सकते हैं और इसका मुकदमा फौरन दर्ज करके इस पे सही कार्रवाई हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। कानून का डर सब पे होना चाहिए। कानून का अगर डर नहीं रहेगा तो लोग जो मन में आएगा वो बोलेंगे, अपराध बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ता है। तो कानून का डर बहुत जरूरी है। इससे अगर देखिए, डर इस तरह से भी फैलेगा कि मान लीजिए वहां की पुलिस एजेंसी कार्रवाई नहीं करती है
तो फौरन ही कोई ना कोई आदमी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और कंटेम्प्ट का संज्ञान कोर्ट को कह सकता है कि लें कि कंटेम्प्ट हुआ है, आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो पुलिस पे भी थोड़ा सा अंकुश लगेगा कि उनको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और नेताओं को भी, जो राजनीतिक दल के नेता हैं जो भड़काऊ भाषण दे देते हैं, घृणित भाषण दे देते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा अंकुश लगेगा। देखिए, राजनीति स्वच्छ, साफ और पारदर्शी होनी चाहिए। आप अपनी पॉलिसीज को लेके जाएं जनता के सामने, आप सकारात्मक रूप से अपनी नीतियों को लेके जाएं, क्या आपने किया, कहाँ तक आपकी नीतियां सफल हुई। और अपोजिशन का काम है उनकी विवेचना करना। अगर वो उसकी विवेचना सही ढंग से करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना रोल भी अदा कर रहे हैं, एक अपोजिशन का सकारात्मक जो विपक्ष का रोल होता है वो भी कर रहे हैं। होता क्या है कि लोग इनसे बाहर रह के तू मैमे पे उतर आते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं, हेट स्पीच पे उतर आते हैं। इसका असर जनता पे भी पड़ता है, वोटर पे भी पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये जो कदम है सुप्रीम कोर्ट का, ये स्वच्छ राजनीति की तरफ इशारा करता है कि हमारी राजनीति इससे स्वच्छ होगी, लोगों पे भी अंकुश लगेगा, कानून का डर पैदा होगा और लोग भी संभलेंगे थोड़ा, जो जिस तरह से राजनीतिक दल के नेता इधर उधर स्पीच देते फिरते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और चीज हुई। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या और यूपी में हुए एनकाउंटर्स को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर कुछ सवाल उठाए हैं और सवाल उठाते हुए कहा है कि हमने ये घटना टीवी पर देखी, दोनों को एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी। यह एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी विस्तृत हलफनामा मांगा। अब 3 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होगी। यह याचिका वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दायर की है, जिसमें अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की एक मांग की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक करीब 180 एनकाउंटर की जांच कराने की भी मांग इसमें कही गई। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आशीष भार्गव। अतीक अहमद और उसके भाई अरशद की जिस तरह हत्या हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, बड़ा दखल दिया है और यूपी सरकार को कहा है कि अतीक अहमद और अरशद की जिस तरीके से मौत हुई उसकी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। दूसरा और बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि कहा है कि जो अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है वो संबंधी जांच का विस्तृत हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए। और तीसरी बात ये कही है कि विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BS चौहान की जो रिपोर्ट आई थी, जो सिफारिश की गई थी पुलिस के कामकाज में सुधार को लेकर, उस पर क्या कदम यूपी सरकार ने उठाए हैं उसका भी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए। बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच की मांग की थी और आज सुनवाई में जस्टिस S रविंदर भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बड़े सवाल यूपी सरकार के ऊपर उठाए। पीठ ने कहा कि हत्यारों को कैसे पता था कि दोनों को अस्पताल लेकर जाया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल ये उठाया गया कि जज ने कहा कि उन्होंने टीवी में देखा है किस तरह से हत्या हुई, पुलिस सीधे उन्हें दोनों को परेड क्यों करा रही थी, दोनों को एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल के अंदर क्यों नहीं लेके गई, ये बड़े सवाल पूछे हैं। हालांकि यहाँ पर यूपी सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी का ये कहना था कि सरकार ने तुरंत कदम उठाया। 3 दिन से हत्यारे जो है वो रेकी कर रहे थे, तेजी से जांच आगे जांच शुरू की है, कमीशन बनाया है, 2 चीफ जस्टिस रिटायर्ड कमीशन में लगाए हैं और पूरी मामले की जांच चल रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वो ये सारी रिपोर्ट यूपी सरकार से मांगता है। 3 हफ्ते में ये रिपोर्ट दाखिल करने को लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद अगली सुनवाई करेगा, लेकिन बड़े सवाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं और ये भी कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो जो कमीशन बनाया गया है उसी को आगे और मामलों की जांच के लिए भी कहेंगे। तो बड़ा यहाँ पर मामला है। जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हुई, चारों तरफ सवाल उठ रहे थे और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल भी दे दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV मीडिया। और आइए अब जहां चुनाव हो रहा है कर्नाटका, थोड़ी सी वहां की भी बात कर लेते हैं। एक जरूरी बात यह है, आप जानते हैं कर्नाटका में चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर स्वागत करवाने गए थे
और उनका सिर फूट गया। अस्पताल तक ले जाना पड़ा। राहत की बात यह है कि वो पूरी तरह अब ठीक है। दरअसल क्या हुआ आपको वो बता दें। समर्थकों ने स्वागत के लिए जेसीबी क्रेन नहीं होती है, वो वाली तस्वीर आपको दिखाएं। ये तो वो अस्पताल जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, बेचारे उनका इलाज हो गया, वो एकदम स्वस्थ हैं, वो ठीक है। दूसरी आपको तस्वीर दिखाते हैं जिसमें उनका स्वागत कराया जा रहा है, जिसमें लोग हैं जो कि उनका स्वागत कर रहे हैं। समर्थकों ने स्वागत के लिए जेसीबी से फूल बरसाए ऊपर से, लेकिन पुलिस की माने तो एक चूक की वजह से उनका सिर फूट गया। हुआ ये कि फूल के साथ साथ पत्थर भी नेताजी के सिर पर लग गया। उन्होंने सिर पकड़ लिया। तब समर्थकों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हुआ। फिर पता चला कि नेताजी का सिर फूट गया है। वैसे पुलिस इस मामले की और जांच भी कर रही है, क्योंकि एक शराबी ने कुछ दिन पहले ही इन्हीं नेताजी के सिर पर पत्थर फेंक दिया था। और अब नेताजी कहीं ऐसा तो नहीं कि हेलमेट पहनकर प्रचार करें। समर्थकों को भी पूरी जांच कर लेनी चाहिए, जिससे ऐसे हादसे फिर ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पीडब्ल्यूडी दस्तावेजों को जारी कर आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले के आसपास 2 बंगले खाली करवाए गए ताकि अरविंद केजरीवाल के घर का विस्तार किया जाए। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा है कि ये आरोप झूठे हैं। सच क्या है फिर? सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास को और बढ़ाने के लिए अपने घर के आसपास फ्लैगस्टाफ रोड के कई सरकारी बंगले खाली करा लिए। ये आदेश साल 2021 में जारी किए गए थे। पहले एक कहावत थी कि जनता जगह खाली करो, राजा आ रहे हैं। कुछ यही हालत आज के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की है कि राजा साहब आ रहे हैं, इसलिए अपने अपने जो फ्लैट हैं वो खाली कर दो ताकि वहां जो है शीश महल को बढ़ाया जाए। जो सरकारी बंगला नंबर 8A और B है वो ठीक अरविंद केजरीवाल के घर के बगल में है। आरोपों पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन इन आरोपों पर दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री निवास के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं है। ये घर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए फ्लैट्स बनाने को खाली कराए गए हैं। इन जगहों पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए टाइप 4, 5, 6 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। हाल ही में बीजेपी ने कुछ दस्तावेज जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने घर के नवीनीकरण में 45 करोड़ रुपए खर्च किए। जो दस्तावेज भी पीडब्ल्यूडी का है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है उस दस्तावेज में कि ये जो खाली कराए गए हैं घर वो अरविंद केजरीवाल के विस्तारीकरण के लिए, घर के विस्तारीकरण के लिए खाली कराए गए हैं। तो फिलहाल अब दोनों तरफ के आरोप और प्रत्यारोप हैं। जनता को तय करना है कौन ठीक है कौन गलत है। फिलहाल बैकफुट पर भले ही आम आदमी पार्टी सरकार हो, लेकिन आज जो ये विस्तारीकरण का नया मामला सामने आया है उस पर जरूर सूत्र कह रहे हैं कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मणिपुर के चूराचांदपुर में हिंसा के दौर के बाद लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लग गई है। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज जिले का दौरा करने वाले थे, लेकिन आगजनी और हिंसा के बाद वो दौरा भी रद्द हो गया। मणिपुर का चूराचांदपुर कस्बा पूरी तरह से बंद है।
दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यहां आकर एक ओपन एयर जिम का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने रात में इसे आग की नजर कर दिया और आगजनी की घटना के बाद मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया। शुक्रवार को भी पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेकर हालात को काबू में करना पड़ा। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने एक बयान में दावा किया कि राज्य की बीजेपी सरकार गांव वालों को उनके पारंपरिक घरों से ये कहकर हटाने की कोशिश कर रही है कि उनके गांव सुरक्षित वन और दलदली जमीन में पड़ते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इन आरोपों को खारिज करते हैं। It is not an issue. देसी आदिवासी क्या है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। मणिपुर सरकार का दावा है कि बीरेन सिंह का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके निजी स्वार्थ हैं और वो ड्रग्स के खिलाफ सरकार की मुहिम से नाराज हैं, जिसके तहत सैकड़ों एकड़ में फैली पोस्ते की अवैध खेती को पिछले कुछ बरसों में नष्ट कर दिया गया। मणिपुर सरकार ने इलाके के कुछ ऐसे गुटों के साथ सीज फायर समझौते भी खत्म कर दिए हैं जो उसके हिसाब से ड्रग्स के कारोबार में शामिल थे। सरकार ने वन कानून के जरिए पहल की है। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों में दखल दिया है, इसलिए सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर इस तरह से प्रतिक्रिया दी है। एन बीरेन सिंह को एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था जिन्होंने कोशिश की थी राज्य के जनजाति समुदाय तक सरकार को लेके जाने की, और ये जो घटना घटी है ये उनके सरकार के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि राज्य के 90% ऐसे इलाके हैं जहां पे जनजाति समुदाय रहते हैं, मगर जनजाति समुदाय के पास सिर्फ 20 विधायक हैं। 60 विधायक हैं पूरे राज्य में और उनमें से सिर्फ 20 विधायक जनजाति समुदाय के पास हैं। और अब मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी मैते कम्युनिटी है उनको अब अनुसूचित जाति की जो सूची है उसमें उनको भी शामिल करने की पहल राज्य सरकार शुरू कर सकती है। और इस आदेश के बाद जो पुराने चिंता है लोगों के बीच वो फिर से पुनर्जीवित होने की आशंका भी जताई जा रही है। चूराचांदपुर से कामेंगथांग और इम्फाल से बीएम संजू के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में बस इतना ही। नमस्कार।